कोई तिगड़मबाजी, कोई तुक्केबाजी, कोई लॉजिकल गेसिंग आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अलोन क्रैक करने में हेल्प नहीं कर सकती until unless you have a solid foundation in your content। जब सिमिलर लुकिंग इंफॉर्मेशन होती है वहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्लेस करना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान, क्योंकि दैट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच इज क्लोजर टू द ट्रूथ, है ना। इसको मैं बोलता हूं सच के आसपास का झूठ, कि जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती हैं, जो नैरो स्टेटमेंट है, उनके इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज हायर इन कॉन्ट्रास्ट टू जनरल स्टेटमेंट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गाइस, इन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम कि ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं आपको। समटाइम्स पीपल से देयर आर सर्टेन चीट कोड्स एज वेल, कुछ लोग इसको तिगड़मबाजी बोलते हैं। तो किस तरीके से आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल कैसे आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज, द आर्ट ऑफ लॉजिकल गेसिंग इन प्रीलिम्स। ठीक है, इन दिस सीरीज I will be discussing 15 thinking framework है which you can utilize in your prelims examination to boost your score by 15 to 20 marks। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप ये सुनते हैं, चीट कोड्स, तिगड़मबाजी, एलिमिनेशन, everything I am clubbing in this one domain which is the art of logical guessing। ठीक है, so what are my credential to teach you this art of logical guessing, है ना। ठीक है, during my IIT preparation days I have realized कि usually those people who have scientific mindset, है ना, those who are good in mathematics for example, they are good in MCQ solving, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी बेटर आ जाती है इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के। ठीक है, एंड द सेम काइंड ऑफ लर्निंग आई हैड अप्लाइड टू द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन एज वेल, एंड ग्रेट स्कोर्स आई हैड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लाइक एक फॉर एग्जांपल ये मार्कशीट मैंने अभी आपको एक यूट्यूब वीडियो में भी दिखाया था, तो दिस वाज माय मार्कशीट फ्रॉम 2019 प्रीलिम्स एग्जाम। जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग, here I had scored 123 marks in the GS1 prelims examination, right? अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 61 क्वेश्चन नेट मैंने यहां पे करेक्ट किए हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि रियल एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए या अटेम्प्ट किए वो सबके सब करेक्ट हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि मैंने समवेयर 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें से 15-20 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, रफली 71 क्वेश्चन मैंने ओवरऑल करेक्ट किए होंगे, नेगेटिव मार्किंग हटा के ये स्कोर बना होगा। तो क्रक्स इज कि क्या मुझे रियल एग्जामिनेशन में 70 क्वेश्चन एग्जैक्टली आते थे? पॉसिबल नहीं है किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन की नॉलेज आपको एग्जैक्ट हो। तो हाउ मी और एनीबडी एल्स हु रीच टू दिस काइंड ऑफ स्कोर, दे गेट मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थ्रू द आर्ट ऑफ लॉजिकल गेसिंग, वेयर यू हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, वहां पे किस तरीके से आप राइट आंसर तक पहुंचेंगे। This is the art that I'm going to teach you in this video, है ना। तो be little patient, ध्यान से समझना, you will boost your prelim score by 15 to 20 marks through this series, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ डिस्क्लेमर, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो भी मैं आपको इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूं, इट इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट, है ना। कंटेंट हैज नो ऑल्टरनेटिव। कोई तिगड़मबाजी, कोई तुक्केबाजी, कोई लॉजिकल गेसिंग आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अलोन क्रैक करने में हेल्प नहीं कर सकती until unless you have a solid foundation in your content। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ आपने पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद ही ये लॉजिकल गेसिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कंटेंट हैज नो ऑल्टरनेटिव। सेकेंड थिंग, कुछ डिस्क्लेमर मैं जो आपको यहां पे दे रहा हूं, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल बेसिक लॉजिकल बात करते हैं। देखो यार, इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिस टाइप का प्रीलिम्स आज के टाइम में आ रहा है, 70 to 80 क्वेश्चन मोस्टली यू अटेम्प्ट, 70 से 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं। एंड बी वेरी ऑनेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भी बताना, आउट ऑफ दी 70-80 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन में आप 100% श्योर होते हो कि यही आंसर है ना। मतलब आपको अगर ऑप्शन भी ना दी जाए तब भी आप आंसर बता दो, है ना। ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं? हार्डली 50% क्वेश्चन। आई विल से 35 to 40, दिस इज द पीक। जब आपका कंटेंट बहुत सॉलिड होगा तब आप स्टेज पे पहुंचोगे कि 35 to 40 क्वेश्चन में यू विल बी श्योर कि यही आंसर है। एंड देन 35 to 40 क्वेश्चन मोर यू आंसर वेर यू आर नॉट श्योर। एग्री करोगे इस बात पे? प्लीज, इफ यू एग्री ऑन दिस थिंग देन प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, है ना, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ वी आर अलाइंड, है ना। अब व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज कि ये जो 35 to 40 क्वेश्चन है जहां पे आप श्योर नहीं हो, in these 35 to 40 question, if we can increase the probability,
probability of correctness of your answer by let's say 10 or 20%, so that can boost our score by 15 to 20 marks. This is what I'm going to teach you in this video series session. ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ाने वाले हैं? So try to understand कि logical guessing will not be right 100% of the time. 100% correctness नहीं होने वाली. It will only increase the probability of your correctness. 100% केसेस में जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो करेक्ट नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि ये जो 35 to 40 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जहां पे आप श्योर नहीं है, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करने वाला है ये करेक्टनेस की. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डिस्क्लेमर मिल गया. सबसे पहले साइंस बिहाइंड इट. देयर विल बी सर्टेन पीपल हु वुड लव टू अंडरस्टैंड कि सर ये जो लॉजिकल गेसिंग है, जो आर्ट ऑफ लॉजिकल गेसिंग है, ये वर्क क्यों करता है. इज देयर एनी लॉजिक, इज देयर एनी साइंस बिहाइंड इट. मैं आपको साइंस समझाता हूं इसके पीछे, है ना. थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा जब खुद ट्राई करोगे एग्जाम में तो रिलेट कर पाओगे. देखो भाई, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज आती हैं विच आर ह्यूमैनिटीज, राइट. ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पे अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो दे आर नॉट एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव इन नेचर. आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से आपके पास पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, आपके पास सोशियोलॉजी है, ये सब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं. एवरीवेयर आपका पहला टॉपिक क्या होता है, इज इट अ साइंस, है या नहीं है. तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिबेट कि आर ह्यूमैनिटीज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इन नेचर. दे आर नॉट 100% ऑब्जेक्टिव. इफ यू विल कंट्रास्ट इट विद समवेयर मैथ्स और फिजिक्स which are 100% objective, humanities are not 100% objective. And when on the basis of these subjective content is subjective, when UPSC try to phrase objective questions, content subjective है, questions आप objective बनाने चाह रहे हो, है ना. तो ऐसे में UPSC end up giving certain loose ends in the question, I would say. उन लूज एंड को आप पकड़ के कि हाँ यार यहाँ पे तो वो गैप नजर आ रहा है, आई कैन सी कि यूपीएससी ने स्टेटमेंट जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया है. उन गैप्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, है ना, जब आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्टिव नेचर को समझ लेते हो, देन दीज लॉजिकल गेसिंग ट्रिक्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, एंड दैट इज व्हाई दे आर एप्लीकेबल, चाहे 2015 हो या 2025 हो. समझ में आया? ठीक है, चलो साइंस समझ में आया इसके पीछे का. अब थोड़ा सा और बेस कवर करते हैं. बी पेशेंट इन दिस वीडियो, क्योंकि डिटेल में समझाना चाहता हूं मैं आपको. अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. सबसे पहले एग्जामिनर का माइंड समझते हैं जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं. ठीक है, पढ़ते तो आप बहुत हो, एक बार एग्जामिनर का माइंड भी समझते हैं. द एग्जामिनर हु इज प्रिपेयरिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन व्हाइल दे आर डिजाइनिंग द प्रीलिम्स. अगर आपको टास्क दी जाए तो प्रीलिम्स डिजाइनिंग कंसिस्ट एब्सोल्युटली टू एस्पेक्ट. दो एस्पेक्ट हैं उसके. सबसे पहले यू विल डिजाइन सर्टेन स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती हैं, and you have to design options, right? And when it comes to statement, which is जहां हम पकड़ सकते हैं एग्जामिनर को और वहां से लॉजिकल गेसिंग करके अपने आंसर की प्रोबेबिलिटी, करेक्टनेस की प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट दी स्टेटमेंट, तो दो टाइप के स्टेटमेंट आपको डिजाइन करने होंगे. पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा, आप एग्जामिनर हो अभी, इमेजिन योरसेल्फ एज एन एग्जामिनर. एंड दूसरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी. दो ही तरीके की स्टेटमेंट होती है एग्जाम में. ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इस कि अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट डिजाइन करनी है तो वो तो आप कहीं से डायरेक्टली पिक भी कर सकते हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पिक कर सकते हो, कोई एनसीईआरटी से पिक कर सकते हो, वहां पे तो सब करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इजंट इट. तो करेक्ट स्टेटमेंट तो आपको पिक करनी होती है, डिजाइन नहीं करनी होती. गेटिंग? एंड व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है ना आपको? भाई अगर कोई स्टेटमेंट करेक्ट डिजाइन करनी है तो वो तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाएगा, न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, एनसीईआरटी से मिल जाएगा, कोई कन्वेंशनल बुक से मिल जाएगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है. तो एग्जामिनर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिजाइन करना, वहां उसे दिमाग लगाना पड़ेगा. समझ में आया? दैट इज व्हाई एलिमिनेशन ट्रिक वर्क वेल, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर द वंस व्हिच आर डिजाइन्ड बाय द एग्जामिनर हिमसेल्फ. वहीं पे आपको लूज एंड दिखते हैं, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है ना. दैट इज व्हाई एलिमिनेशन ट्रिक वर्क. समझ में आया? तो एग्जामिनर का कोर टास्क क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिजाइन करना. अब सुनना सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है ना. व्हाइल डिजाइनिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एग्जामिनर हैज टू काइंड ऑफ डिफिकल्टी. सबसे पहला, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखिए यूपीएससी सीएससी एग्जामिनर डोंट वांट कि उसके ऊपर कोई केस आए या कोई लिटिगेशन आए
या उसने जो क्वेश्चन डिजाइन किया है एग्जाम के बाद बच्चे बोले कि क्वेश्चन ही रॉन्ग डिजाइन किया हुआ है, तो दे वांट टू डिजाइन सच स्टेटमेंट विच आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट मैं आपको यहां पे देता हूं। स्टेटमेंट है देयर आर नो स्पीसीज ऑफ फ्रॉग विच आर पॉइजनस। नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, देयर आर नो स्पीसीज ऑफ फ्रॉग विच आर पॉइजनस। यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठा के लाऊं मैं स्टेटमेंट। अब यार ऐसा कैसे हो सकता है कि देयर आर सो मच डिस्कवरी विच आर हैपनिंग, सारे फ्रॉग के स्पीसीज शायद इंडियन रिपोजिटरी में भी अभी तक मेंशन नहीं होंगे, जो नॉलेज रिपोजिटरी है। एवरी डे न्यू न्यू डिस्कवरीज हैपनिंग, कोई ना कोई फ्रॉग का स्पीसीज होगा जो कि पॉइजनस हो सकता है, मे बी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉइजन हो उसके अंदर। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको कि एग्जामिनर जब कोई स्टेटमेंट डिजाइन कर रहा है तो उस स्टेटमेंट को वो एब्सोल्युटली रॉन्ग रखना चाहेगा। देयर शुड नॉट बी इवन एन आउंस ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो स्टेटमेंट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही निकल जाए। पहला तो उसका ये चैलेंज है एग्जामिनर का। दूसरा चैलेंज क्या है, while designing the wrong statement, incorrect statement, examiner has to ensure कि आप, you as a student should feel कि वो statement correct है, तभी तो पेपर डिफिकल्ट बनेगा। पेपर डिजाइन करना है और पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी डिजाइन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, isn't it? कि जब आप उस स्टेटमेंट को देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, यू शुड फील एज अ स्टूडेंट कि यार ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, these are the two challenges in front of the examiner while designing the incorrect statement. अब होता क्या है, बिकॉज एग्जामिनर वॉन्ट्स टू कंफ्यूज यू कि यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई दे से कि इट मस्ट बी क्लोजर टू द ट्रूथ। जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो डिजाइन करना है, इट मस्ट बी क्लोजर टू द ट्रूथ, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किस टाइप के टॉपिक में कंफ्यूज होते हो, एक टॉपिक है ज्योग्राफिकल रीजन्स, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि यूर ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन क्वेश्चंस कि इक्वेटोरियल रीजन में कब रेनफॉल है ना, टेम्परेट रीजन में कब रेनफॉल है। क्यों? क्योंकि सिमिलर लुकिंग इंफॉर्मेशन है। जब सिमिलर लुकिंग इंफॉर्मेशन होती है वहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्लेस करना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान है, क्योंकि दैट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच इज क्लोजर टू द ट्रूथ, है ना। इसको मैं बोलता हूं सच के आसपास का झूठ। समझ में आया? अब एग्जामिनर क्या करने वाला है, सच के आसपास का एक झूठ बोलने की कोशिश करेगा। दिस इज डिजाइनिंग ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसको अगर आप पकड़ पा रहे हो, उस गेम को आप अपने कितने इंप्रूव कर सकते हो, है ना, दैट विल डिटरमाइन कि आपके मार्क्स कितना बूस्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, फर्दर डिस्कस करते हैं। जिनको नहीं अभी तक समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे और समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ सैंपल स्टेटमेंट मैं लेके आया हूं, जो भी अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, उसके बाद यूपीएससी के पीवाईक्यू में अप्लाई करके देखेंगे, है ना। देखो, दिस इज द सेट 1 ऑफ 3 स्टेटमेंट। वीडियो पॉज करके प्लीज इन 3 स्टेटमेंट को पढ़िए एंड प्लीज टेल मी इन 3 स्टेटमेंट में से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट होने की किस स्टेटमेंट की है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट, प्लीज पॉज दिस वीडियो, रीड दीज 3 स्टेटमेंट एंड टेल मी वन थिंग कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट की इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। ठीक है, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, तानसेन स्कोर्ड द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी, तानसेन यूज्ड टू प्ले ध्रुपद म्यूजिक, है ना। इजी है। आप बोलोगे सर सेकंड स्टेटमेंट, राइट, सेकंड स्टेटमेंट के इनकरेक्ट होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज तानसेन इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। तो यहां पे आपने क्या सीखा, जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बेसिक स्टेटमेंट पढ़ते थे ना, स्कूल में पढ़ते होंगे आप, तानसेन एंड क्रिकेट, जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कोरिलेशन है, अगर वो ही रॉन्ग है तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, है ना। बट दीज आर वेरी रेयर, दीज आर इजीली आइडेंटिफिएबल, इजंट इट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, वेयर इन स्टेटमेंट जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोरिलेशन जो है, अगर वो ही रॉन्ग है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे स्टेटमेंट। दिस इज द सेट 1। ठीक है, आगे आते हैं, सेट 2 देखते हैं एक बार और थोड़ा समझते हैं। अब ये देखो, देयर आर सम पीपल इन्फेक्टेड बाय चिकन पॉक्स इन लीबिया। दिस इज वन स्टेटमेंट। सेट 2 देख रहे हैं अभी हम। देयर आर 2000 केसेस ऑफ चिकन पॉक्स इन लीबिया, है ना। अब अगेन वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इन दोनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है ना।
यू विल से कि सर यहां पे तो सम पीपल लिखा है, सम का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, बट यहां पे स्पेसिफिकली 2000 केसेस ही लिखे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। 2000 की जगह 1900 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट डिजाइन करना इज रिलेटिवली इजी, इजंट इट? एग्री करोगे इस बात पे? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती हैं, जो नैरो स्टेटमेंट है, उनके इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज हायर इन कॉन्ट्रास्ट टू जनरल स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और पिछले सेट ऑफ स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा था, जहां पे कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होता, उनके इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब इसको समराइज करते हैं। समराइज ये कर रहे हैं, जनरलाइज्ड कोरिलेटेड थिंग्स, जनरलाइज्ड कोरिलेटेड स्टेटमेंट हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू बी करेक्ट। याद रखना ये है ना, ये जनरलाइज्ड हो गया और ऊपर कोरिलेटेड था। तो अगर जनरलाइज्ड और कोरिलेटेड थिंग्स होंगी, then it has a more probability to be correct. In contrast to it, specific things have less probability to be correct. लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो लॉजिक समझना जरूरी है ताकि आप इसे खुद अप्लाई कर पाओ एग्जाम में, ठीक है? दैट इज वाई यू विल सी कि देयर आर सर्टेन टीचर्स ऑन द यूट्यूब हु जस्ट से दिस थिंग कि जहां पे नंबर्स आ रहा है उसके इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सुना होगा ना आपने कि जहां पे कोई डेटा आ रहा है इस टाइप का, वहां पे यूपीएससी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ज्यादा डिजाइन करता है। उसके पीछे लॉजिक समझाया मैंने आपको, ठीक है? इसलिए जहां पे कुछ जगह नैरो स्टेटमेंट आते हैं जहां पे ओनली लिखा आ जाता है, वो स्टेटमेंट के इनकरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि नैरो हो गया स्टेटमेंट। बट कोई स्टेटमेंट अगर ओपन एंडेड है, जनरलाइज्ड है, कोरिलेटेड है, तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज मच हाइयर, ठीक है? अब कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यू पे इसको लगा के देखते हैं, ठीक है? ये 2015 से 2025 है ना, एक एक क्वेश्चन अलग अलग जगह से मैंने पिक किया हुआ है, ठीक है? देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन आए जो मैंने आपको भी सिखाया उसे अप्लाई करके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड, है ना? विद रेफरेंस टू मिया तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना? अप्लाई करके देखो। देखो, तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, कोरिलेटेड है, ठीक है ना? और मैनी 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है? तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रन्स, है ना? कोई तो सॉन्ग होगा तानसेन का जिसमें किसी ना किसी किंग का नाम आता होगा, है ना? कोई तो सॉन्ग होगा, मल्टीपल सॉन्ग्स हैं, मल्टीपल किंग्स रहे हैं, कहीं ना कहीं तो नाम आया होगा। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, एक तो ये स्टेटमेंट है। पहला है तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। अब बताओ मुझे नैरो स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? भाई ये दोनों स्टेटमेंट तो आपने इजीली एलिमिनेट कर दिए। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ए और बी में से आप ये बताओ कि नैरो स्टेटमेंट कौन सा है? नैरो स्टेटमेंट इज फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि इसको इनकरेक्ट डिजाइन करना आसान है, बस नाम ही तो बदलना है। यू आर ऑलरेडी कंफ्यूज बिटवीन कि अकबर ने क्या किया है, जहांगीर ने क्या किया है, शाहजहां ने क्या किया है, हुमायूं ने क्या किया है। यू अंडरस्टैंड कि सच के आसपास के झूठ वाली बात को रिलेट कर पा रहे हो? एग्जामिनर को पता है कि आप कहां कंफ्यूज होते हो। एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड इन दीज थिंग, ठीक है? तो यहां पे झूठ बोलना बहुत आसान है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना? समझ में आया? फर्स्ट का ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन अब ये देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन और फिर आप इसको अप्लाई करके देखो। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर, अगेन सम स्पीसीज ऑफ मरीन एनिमल्स आर हर्बीवोर, फिर सम स्पीसीज ऑफ स्नेक आर विविपेरस, है ना? अब अगेन सम स्पीसीज, तो मतलब जनरलाइज तो हो गया, जनरलाइज तो हो गया। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि क्या कोई कोरिलेशन है? बिल्कुल कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? जनरलाइज्ड हो गया और कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या यार टर्टल हो सकते हैं हर्बीवोर, कोई ना कोई फिश तो होगी जो हर्बीवोर है। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई द आंसर इज डी, ठीक है? विविपेरस का मीनिंग नहीं समझ में आए तो हिंदी में देख लो, पेपर में हिंदी में भी दिया होता है, और आसान है समझना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सिमिलर थॉट अप्लाई होगा हर क्वेश्चन पे। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेजिड्यू? अब आप लॉजिक समझना। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप बायोमास रेजिड्यू। एग्जामिनर ऐसा तो नहीं करेगा कि जितने भी क्रॉप बायोमास रेजिड्यू जहां भी वर्ल्ड में बर्न किए जा रहे हैं
है ना, उनमें से कौन कौन सी गैसेस निकल रही हैं सबकी लिस्ट बनाएगा। एंड सी दीज पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी नेचुरल पॉल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट। तो कोई ना कोई सा तो क्रॉप बायोमास रेसिड्यू होगा जिसमें से ये रिलीज होते होंगे। सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे कोई बहुत ही ऑफशूट पॉल्यूटेंट होता, फॉर एग्जांपल मरकरी, फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम, तो हमें सोचना पड़ता। बट क्योंकि ये बहुत ही जनरलाइज पॉल्यूटेंट है ना, तो ये कुछ ना कुछ कोरिलेशन तो इनसे होगा ही, कोई ना कोई बायोमास होगा जिनसे रिलीज होते होंगे। समझ में आया? सेम लाइन ऑफ थॉट है। ठीक है, तो आंसर इज डी। डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, अब देखना। स्टेटमेंट 1, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है कि यार इंडिया में व्हेन वी से कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल, क्या हम खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी प्राइवेट प्लेयर की भी कर रहे हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपोर्ट तो प्राइवेट प्लेयर भी आता है। हो सकता है कोई ना, एप्पल कोई ऐसी चीज तो है नहीं, है ना, हो सकता है कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर हो जिसने कभी कोई एप्पल इंपोर्ट किया हो पिछले 5-7 सालों में। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग, डिजाइन करना इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। समझ में आया कि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा होगा जिसने एप्पल इंपोर्ट किया होगा। एग्जामिनर एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट को इनकरेक्ट डिजाइन करना चाहता है। ठीक है, समझ में आया? और ये उसका रिवर्स है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द आंसर इज डी। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये भी सेम लाइन ऑफ थॉट पे है। 2025 प्रीलिम्स का है। सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंटेन प्लास्टिक? सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टायर्स, है ना, एंड उसमें प्लास्टिक भी अलग अलग टाइप की है। ठीक है, देन आई ग्लास लेंसेज, सिगरेट बर्ड्स, है ना, दीज आर वेरी कॉमन जनरलाइज कोरिलेटेड थिंग्स कि प्लास्टिक कहीं ना कहीं यहां प्रेजेंट होगा ही, इन शॉर्ट फॉर्म, कोई माइन्यूट फॉर्म में होगा चाहे। तो एब्सोल्युटली रॉन्ग तो ये डिजाइन हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई ऑल 3 आर करेक्ट। आंसर इज सी। समझ में आया? ठीक है, तो अगेन देखो, दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पे मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया कि हाउ द लॉजिकल गेसिंग वर्क, व्हाई द लॉजिकल गेसिंग वर्क, इसके पीछे की साइंस क्या है ना। अब इसी बेसिक फ्रेमवर्क पे वी कैन इवॉल्व सर्टेन अदर मेंटल फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बोले थे 15 मेंटल फ्रेमवर्क, है ना। इफ यू वांट कि मैं यूट्यूब पे आपको ये मेंटल फ्रेमवर्क सिखाऊं, प्लीज कमेंट बिलो दिस वीडियो अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं कि यस यू वांट दीज 15 मेंटल फ्रेमवर्क ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, एंड 15 to 20 मार्क्स तक आप बूस्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।